वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402 का लेक्चर 34 एंड द लेक्चर इज कंसेप्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी किस तरह से काम करती है, क्या होती, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी पर जो भी रिसर्च हुई उसमें रिसर्चर्स ने ये देखा, ये व्यू दिया शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एक एज अ मेयर स्टोरेज इज टू नैरो। उसका मतलब जो स्टोरेज है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन और प्रोसेस करने की मतलब इंफॉर्मेशन और प्रोसेस दोनों को होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आप उस स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को अपने माइंड में रखते हैं। 6 × 3 करते हैं, वो माइंड में होता है आपके, एंड देन आप आगे प्रोसेस को प्रोसेस करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में थोड़े टाइम के लिए रहती हैं और आप एक एक्टिव प्रोसेस करते हैं एट द सेम टाइम पे ही आप कर रहे हैं। मतलब आप इंफॉर्मेशन को बैक पे होल्ड भी कर रहे हैं और साथ आगे प्रोसेस भी कर रहे हैं। लेकिन ये डायनामिक प्रोसेस में कैसे काम करता है, इसमें इसको कंसीडर नहीं किया जाता था, इस मॉडल को, जिसकी वजह से बैडले ने फिर नोटिस किया इसको और उन्होंने एक सर्टेन जो कंडीशंस हैं वो बताई कि इट इज पॉसिबल टू कैरी आउट टू टास्क साइमल्टेनियसली। दो टास्क एक वक्त पर कैरी करना पॉसिबल हो सकता है। अब वो किस तरह है, वो आता है वर्किंग मेमोरी में। इस वर्किंग मेमोरी को अगर डिफाइन किया जाए तो जो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट ऑफ मेमोरी है उसको वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। लेकिन वर्किंग मेमोरी एक लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम है फॉर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए एंड मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, ये एक लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम तो होता है, लेकिन वर्क इसी के लिए, इसी के अंदर ही हो रहा होता है, प्रोसेस भी इसमें हो रहा होता है और फिर इंफॉर्मेशन को थोड़े अरसे के लिए होल्ड भी करती है ये मेमोरी। डेमोन्स्ट्रेशन बताई हुई कि अगर कोई भी नंबर्स है जैसे कि 7, 1, 4 एंड 9, अगर आप माइंड में रखते हैं और आप इन्हें रीड करते रहते हैं और देन फिर आप अगर इसको दोबारा से बोल सकते हैं तो आप इसको रिपीट कर लेते हैं। मतलब अगर आप होल्ड भी रखेंगे और आप इसको साथ बोल भी लेंगे। वर्किंग मेमोरी एंड STM जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इसको कंसर्न किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी कंसिस्ट करती है एक सिंगल कंपोनेंट पे, बट वर्किंग मेमोरी कंसिस्ट करती है नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स पे। ये इन दोनों में डिफरेंस है शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में। अब जो वर्किंग मेमोरी डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है वो हम देखते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। वर्किंग मेमोरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो है फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशियल स्केच पैड एंड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। अब जो फोनोलॉजिकल लूप है वो है कि जो हम सुनते हैं, ठीक है, जो हम आवाज से आप कह रहे हैं, जो आवाज की एक मेमोरी होती है। विजुअल स्पेशियल स्केच पैड क्या होता है, देखने वाली, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो इन दोनों को मिला के इनका मजमुआ होती है। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में एक एपिसोडिक बफर भी होता है जहां पर ये सारी मतलब इंफॉर्मेशन को रखा जाता है और वहां से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एक जगह से ले रहा होता है। मतलब एपिसोडिक बफर में स्केचुअल विजुअल स्केचुअल स्केच पैड भी होगा और फोनोलॉजिकल भी होगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी से फिर आगे एपिसोडिक बफर में जाएगा, वहां पर स्टोर होगी, और देन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी से नहीं लेता है, एपिसोडिक बफर से लेता है। बेस्ड ऑन बैडले ने क्या कहा, उन्होंने एक एविडेंस प्रोवाइड किया कि वर्किंग मेमोरी जो है इज नॉट यूनिटरी रैंडम स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स एंड रीजनिंग टास्क। अगर आप बी ए, आप उसको कहा जाता है कि बी फॉलोज ए, तो आपने उसका जवाब देना है यस। अगर ए फॉलोज बी तो रिक्वायर नो आंसर। तो इस तरह आपको नंबर ऑफ द स्ट्रिंग्स आपको माइंड में रखनी है। तो स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स की जो लेंथ है वो डिडंट इंक्रीज एरर, वो जितनी भी लेंथी होती गई वो एरर को इंक्रीज नहीं करती। फोनोलॉजिकल लूप कि आप किस तरह से अगर कंट्री के नेम्स है आपने उन्हें प्रोनाउंस करना है, जो कि है बर्मा, ग्रीस, फेयरली क्विकली, सो यू कैन रिहर्स अ लार्ज नंबर ऑफ देम क्विकली। आप जब लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज के नेम को रिहर्स करेंगे तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप उन्हें बर्मा ग्रीस इस तरह, मतलब वो जो प्रोनाउंसिएशन है उनका गैप कम होता जाएगा, वो इतनी क्लियर नहीं रह जाएगी। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन टाइम में आता है कि अगर जितने लेंथी वर्ड होंगे उनका प्रोनाउंसिएशन टाइम जो है वो उतना ज्यादा हो जाएगा। रिसर्च ने ये रिपोर्ट किया कि जो रिलेशनशिप होता है प्रोनाउंसिएशन टाइम का और रिकॉल एक्यूरेसी का hold true whether you automatically pronounce the word aloud or use sub vocalization pronouncing the word silently। अब जो विजुअल स्पैचुअल स्केच पैड होगा वो प्रोसेस करता है विजुअल में भी एंड स्पैचुअल इंफॉर्मेशन पे भी। ठीक है, स्केच पैड अलाउ करता है कि आप किस तरह से कोई भी कम्प्लेक्स सेंस या इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या लैंडमार्क के बारे में।
और ये आपको ये अलाउ करता है कि आप किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को नेविगेट कर सकें। लेकिन लिमिटेड स्टोरेज जो है, जिसको लिमिटेड स्टोरेज होती है, जो फोनोलॉजिकल लूप की होती है। अब जो विजुअल स्पेशल स्केच पैड है, ये स्टोर करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, जो कि हम वर्बल स्टिमुली में इनकोड भी कर सकते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो कि इंटीग्रेट करेगा इंफॉर्मेशन को फोनोलॉजिकल लूप से भी, विजुअल स्पेशल स्केच पैड से भी, एंड एपिसोडिक बफर से भी, और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी। ठीक है। मोस्ट रिसर्चर इम्फेसाइज करते हैं कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव प्लान एंड कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते, क्योंकि जब भी इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ये लॉन्ग टर्म से या एपिसोडिक बफर से ही ले लेंगे। एपिसोडिक बफर एक 25 ईयर्स के बाद, 25 साल के बाद, एलन बैडले ने प्रपोज किया था अपना ओरिजिनल मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी का। ही प्रपोज्ड अ फोर्थ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी कॉल्ड द एपिसोडिक बफर, जिसे उन्होंने एपिसोडिक बफर का नाम दिया था। और द एपिसोडिक बफर सर्व एज अ टेम्परेरी स्टोर हाउस where we can gather and combine information from the phonological loop, जिसमें visual sketchual pad and the long term memory include होते हैं। यहाँ पर सारी इधर से इंफॉर्मेशन कंबाइन होती है, गैदर होती है, और एक टेम्परेरी स्टोर हाउस होता है जिसको एपिसोडिक बफर कहा जाता है। अब फंक्शंस क्या हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी के। अब यहाँ पर बात की गई है एक्यूस्टिक कंफ्यूजन की। एक्यूस्टिक कंफ्यूजन क्या होती है कि वो वर्ड्स जिनकी साउंड मिलती जुलती होती है, उनसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर उन्होंने लेटर्स की एक रो दी है CTDGVB। ठीक है, ये कुछ इनकी साउंड जो है वो मिलती जुलती हैं, जबकि जो दूसरी है CWQKR एंड X, ठीक है, इनकी आपस में मिलती जुलती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पीपल कंफ्यूज हो गए थे सिमिलर साउंड्स के साथ, उनको रिहर्स करते हुए जब उन्हें कहा गया कि इन दोनों को आपने याद रखना है, तो जिन्होंने सिमिलर लिस्ट, जो सिमिलर साउंड वाली लेटर्स की लिस्ट थी, उसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज हुए, जबकि जिनकी आवाज जो थी, जिनकी साउंड डिफरेंट है, वो उन्होंने अपने माइंड में स्टोर कर सके, या उसको आप कह सकते हैं कि रिहर्स कर सके। तो हम ट्राई करते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स को जो कि सेम सेंटेंस में होते हैं, बट रैपिडली से द वर्ड यू व्हाइल यू आर काउंटिंग व्हेन यू, जो कि फोनोलॉजिकल लूप जो है प्री ऑक्युपाइड होती है जब भी आप इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट यू कांट परफॉर्म इवन अ सिंपल काउंटिंग टास्क। और फोनोलॉजिकल लूप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीडिंग में। फोनोलॉजिकल लूप एक्टिव भी होती है जब भी आपको किसी भी नई वोकैबुलरी वर्ड्स की को आप अक्वायर करते हैं। ये वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज से भी हो सकता है या फॉरेन लैंग्वेज से भी हो सकता है। मतलब कोई भी अगर एक चीज है, कोई भी अगर वर्ड है, उसके साथ उसकी साउंड जरूर मैटर कर रही होती है, रिलेट कर रही होती है, जो आपके माइंड में स्टोर होती है। अगर कोई भी एक अरबी की कोई भी आयत है, और फिर उस दूसरी तरफ किसी इंग्लिश का कोई फिक्र है, तो उनकी अपनी अपनी साउंड है, ठीक है, जो आपके माइंड में स्टोर है। और ये ये सिर्फ अरबी या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में भी जो है वो इसका नंबर ऑफ ट्रैक एंड दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको इसी ऑर्डर में रखा जाता है, मदद देती है ये। विजुअल स्पैचुअल स्केच पैड, ऑन वन ओकेजन बैडले ने डिसाइड किया कि वो रेडियो पर फुटबॉल गेम को सुनेंगे, और साथ ही वो ड्राइव भी कर रहे थे। जब तक वो सिर्फ सुन रहे थे तब तक तो ठीक था, उन्हें सुनने के साथ साथ इमेजिन करना शुरू कर दिया अपने माइंड में कि इधर से किक लगी होगी, दूसरा प्लेयर यहाँ गया होगा, ऐसे जैसे वो सुन रहे थे वैसा वैसा अपने माइंड में इमेज भी बना रहे थे। और उन्हें नोट किया कि वो जो ड्राइव कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी जो थी वो मतलब गलत जगह पे मूव होना शुरू होगी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, जिससे उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप एक ही टाइम पर दो थॉट्स लेकर नहीं चल सकते, और वो भी वो दो थॉट जो कि दोनों ही विजुअल स्पैचुअल हो। ठीक है, मीन्स दैट कि फोनोलॉजिकल की हद तक तो ठीक था, एक आप सुन रहे थे, एक आप देख रहे थे, मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन दोनों को आपने एक किस्म का विजुअल में लाना शुरू कर दिया। एक तो आप ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरा आप वो गेम को भी इमेजिन कर रहे हैं, तो वो भी आप उसे विजुअल में ला रहे हैं। तो आप दो थॉट्स को जो कि दोनों विजुअल हूँ एट द स्पॉट नहीं कर सकते। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं साइकोलॉजी के और दूसरे सोशल साइंसेज के, वो फोनोलॉजिकल लूप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो विजुअल स्पेशल स्केच पैड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं अपनी एकेडमिक स्टडीज में। विजुअल स्पेशल स्केच पैड हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि अगर हम देखें तो लुक एट सेवरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर विद इन योर रीच, जो भी आपकी रीच पे होते हैं, आप उसे एक दफा देख लेते हैं, इसके बाद आप अपनी आंख बंद करते हैं, आप उसको वहीं टेबल के ऊपर, अगर ग्लास आपने बड़ा देखा है तो आप उसको उठा लेंगे, टच करेंगे, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको ये चीज याद रहती है। तो जो विजुअल स्केच पैड होता है, ये एक्टिवेट हो सकता है, जिसमें आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, जिसमें गेम्स खेली जाती हैं, जो वीडियो गेम्स आ जाती हैं, ये पजल्स वगैरह आ जाती हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेजर रोल प्ले करता है
अटेंशन में, फोकस करने में, प्लानिंग करने में स्ट्रेटजीज को, और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, और बिहेवियर्स को कोऑर्डिनेट करने में, और फिर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपके माइंड से सप्रेस करने में, कि आपने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन की तरफ तवज्जो नहीं देनी। और ये ड्रीमिंग को भी कंट्रोल करता है, कि जो आपके ख्यालात होते हैं इधर उधर के, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में भी होते हैं, जिनकी मेमोरी ज्यादा हाई होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वो तो इररेलेवेंट जो भी थॉट्स हैं उनसे निमट सकते हैं, उनको इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन जिनकी नहीं होती, वो इररेलेवेंट थॉट्स को इतनी जल्दी अपने माइंड से इग्नोर उन्हें नहीं कर सकते। एपिसोडिक बफर की वही बात हो रही है जो मैंने आपको पहले बता दी है। और वर्किंग मेमोरी एंड ब्रेन, जो मेजर मेथड है स्टडी करते हैं जिनमें हम ब्रेन को देखते हैं, कि हम एनालाइज करते हैं बिहेवियर्स को, जब कोई भी हमारा ब्रेन डैमेज होता है उसके बाद। फिर वो एनिमल का भी हो सकता है या ह्यूमन का भी हो सकता है, जिसमें डिसोसिएशन इन न्यूरो साइकोलॉजी का मेथड यूज होता है। फिर आप रिकॉर्ड करते हैं सिग्नल्स को, जो कि एनिमल के न्यूरॉन्स में हो रहे होते हैं। रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन, जिसका मेथड जो है वो इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल एंड मेजरिंग एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ब्रेथ इमेजिंग मेथड यूज होता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेमोरी के, जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिले और वेटिंग में। देखिए, कोई चीज आपके माइंड में डिले होगी, वेट कर रही होगी, तो वही तो मेमोरी होगी, क्योंकि मेमोरी वही चीज होती है जो आपके माइंड में रहती है थोड़ी देर के लिए। इफ देर अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि ये दो मंकीज हैं, उनको पहले बताई जाती है, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रिमूव कर दिया गया है, उनको दिखाया जाता है स्क्रीन से कि यहाँ पर फूड है, उसके बाद स्क्रीन हटा ली जाती है। अब उन्हें देखना है कि वो प्री फ्रंटल लोब के बगैर वो जज कर सकते हैं कि उनका खाना कहाँ पर है, क्योंकि प्री फ्रंटल लोब ही है जो आपको इस चीज जिस अगर वो रिमूव हो जाए तो आपको फौरी बताई हुई चीजें जो है वो भूल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो 8 मंथ के से कम बच्चे होते हैं, उनके लिए उनके बारे में कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब आंख ओझल पहाड़ ओझल, कि उनके अगर कोई चीज हो आप उसको भी रिमूव कर दे तो उन्हें लगता है कि वो चीज गायब हो गई है, ठीक है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। बट एक और बात यहाँ पर हो रही है कि न्यूरॉन्स हैव बीन फाउंड दैट रिमेन एक्टिवेटेड आफ्टर एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूव्ड। आप ऑब्जेक्ट को मूव भी कर देते हैं बच्चे के सामने से, लेकिन फिर भी न्यूरॉन्स जो है वो वहां पर आपको एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे पिक्चर में भी। उसके आप एग्जाम्पल ये है कि जब आप बच्चे के सामने से रिमूव कर भी देते हैं, तब भी बच्चा थोड़े लम्हे के लिए उस तरफ देखता है जिस तरफ से आप उसको रिमूव करते हैं। तो ये किस वजह से है? कि वो न्यूरॉन वहां पर थोड़ी देर के लिए अपने फायर करते रहते हैं। वर्किंग मेमोरी एंड ब्रेन प्रोसेस, जो रिसर्च हुई उसमें ये देखा गया कि न्यूरॉन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं वर्किंग मेमोरी में इन द अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन में, इसमें प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी होता है, जो कि फर्स्ट एरिया है ब्रेन का, जो कि विजुअल सिग्नल्स को रिसीव करता है, एंड टेम्पोरल और पेरिटल एरियाज के सिग्नल्स को भी रिसीव करता है। और यहाँ पर जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करती है फ्रॉम द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। सो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही नहीं बल्कि ब्रेन के और भी बहुत सारे एरिया जो क्लोजली एसोसिएट होते हैं वर्किंग मेमोरी के साथ, और अदर एरियाज भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस फिगर में आपको समराइज किया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स को, इमेजिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, पीईटी एंड एफएमआरआई, जिसमें मेजर किया गया ब्रेन की एक्टिविटी को। यहाँ पर आपके तो हैंडआउट्स में ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ब्लैक होगा, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर को पेस्ट किया है, जो कि आपके एलएमएस के लेक्चर्स में थी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये रंगीन है। इसमें उन्होंने बताया हुआ कि अगर रेड होगा तो वर्बल एंड नंबर्स हैं, जहाँ पर ब्लू है ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पर ऑरेंज है वो स्पेचुअल है, और जहाँ पर ग्रीन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो 60 एक्सपेरिमेंट इसके रिलेटेड किए गए, टेस्ट किए गए वर्किंग मेमोरी को देखने के लिए। वर्किंग ऑफ वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी किस तरह से वर्क करती है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमने पहले बात की कि वो फोकस करता है अटेंशन पर, वो आपके जो इररेलेवेंट थॉट्स हैं उनको इग्नोर करने में हेल्प करता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ जिनकी हायर मेमोरी होती है वो इग्नोर कर सकते हैं, जिनकी नहीं होती वो नहीं करते। तो यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया ए ग्रुप और बी ग्रुप के साथ। ए ग्रुप में सिर्फ कहा गया कि आपने जो रेड जो आप कह सकते हैं कि दी गई, और उन्हें कहा कि आपने रेड जो एरोज हैं वो देखना है कि उनकी डायरेक्शन का नोट करना है। लेकिन बी में उन्होंने साथ ब्लू भी डाल दी। अब जो जिन बच्चों की हायर मेमोरी थी, रिजल्ट ये निकला कि उन्हें ब्लू ने बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने इग्नोर किया ब्लू को, उन्होंने रेड पे फोकस किया। लेकिन जिन बच्चों की मेमोरी, जिन पार्टिसिपेंट्स की मेमोरी लो थी, कैपेसिटी उसके ग्रुप की, वर एबल टू होल्ड फ्यूअर आइटम्स इन वर्किंग मेमोरी, वो बहुत कम आइटम्स को होल्ड कर सके, क्योंकि वो ब्लू के साथ कह सकते हैं आपके कंफ्यूज हो रहे थे। ये इसके की फीचर्स है जो मैंने आपको बता दी हैं। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट?
अदर एक्सपेरिमेंट जो भी किए गए, पीपल मोर विद मोर एफिशिएंट वर्किंग मेमोरीज जो होती हैं जिन लोगों की ज्यादा, अब मतलब ये इतना जरूरी क्यों है कि एफिशिएंट वर्किंग है या नहीं है, तो ये देखा गया कि जो एफिशिएंट वर्किंग मेमोरीज के लोग होते हैं वो रीडिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की वजह से, और फिर वो इंटेलिजेंस टेस्ट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑन विजुअल स्पैजियो स्केचपैड पे भी ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसे फोनोलॉजिकल रूप में हेयरिंग और डायरेक्शन, लिसनिंग द रेडियो आ गया, विजुअल स्पैचुअल स्केच पैड में रूट्स को वो आपने विजुअलाइज करना था, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मदद से आपने अटेंशन देनी थी सिर्फ उन्हीं चीजों को जिनको आपको चाहिए, और दूसरों को इग्नोर करना था। और इसके डेमोन्स्ट्रेशन में भी ये देखा गया कि ये भी एक वही सेम एक्सपेरिमेंट है कि जो ये शेप दिखाई गई है ये डिफरेंट है, ये जस्ट मतलब इनके एंगल्स चेंज हैं। तो 2 सेकेंड्स के लिए उन्हें लगे उन ए पेयर को डिसाइड करते हुए, जबकि बी में जिनका वो 140 डिग्री का एंगल है उसमें बच्चों को पार्टिसिपेंट्स को गेस करते हुए 4 सेकेंड्स लगे। तो जो मेंटल रोटेशन होती है ये भी एक एग्जांपल है विजुअल स्केच पैड की ऑपरेशन की, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व होती है विजुअल रोटेशन में। अगर एग्जाम्स में फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि बच्चे बड़े आप कह लें कि स्ट्रेस में होते हैं कि एग्जाम किस तरह का होगा, तैयारी कितनी है, कैसा होगा, जो याद किया वो आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया 2 ग्रुप में। एक ग्रुप को तो कुछ नहीं कहा गया कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते रहे, परेशान है अपनी अंदर की फीलिंग्स को निकालें, लेकिन दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपने सोचना नहीं है अपने एग्जाम के बारे में, और इस चीज के हम आपको पैसे देंगे। ठीक है। अब जब एग्जाम हुआ तो जिन बच्चों को सोचने नहीं दिया गया था, जिनके थॉट्स और फीलिंग्स जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं की थी, उनके आप जो रिजल्ट्स थे, उनका जो एग्जाम था, उनके उसमें लो मार्क्स थे, ये कह लें आप। ठीक है। मतलब उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उनकी थी जिन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया था। अब यहाँ से पता चलता है कि वर्किंग मेमोरी कितनी जरूरी है, कि अगर आप उसको स्ट्रेस देते हैं तो वो उस तरह से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोनोलॉजिकल लूप, फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी इफेक्ट करती है लेटर्स की कंफ्यूजन की बेस पर या वर्ड्स की, अगर उनके साउंड सिमिलर होगी। और फिर मेमोरी में टेस्ट किया गया पीपल्स को जो सिमिलर साउंड लेटर से कंफ्यूज हुए, जैसे कि सच एज एफ एंड एस। और फिर ये आइडिया लगाया गया ऑडिटरी रिकॉर्डिंग का कि जो फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी है वो अफेक्ट होती है, अकर होती है जब वर्ड्स प्रोसीड करते हैं फोनोलॉजिकल स्टोर में, जो कि फोनोलॉजिकल लूप का पार्ट होता है। और मेमोरी सफर करती है सिमिलर आइटम से, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। वर्ड लेंथ अफेक्ट भी अकर होता है जब मेमोरी के जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं वो अगर शार्ट होंगे तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, अगर वो लॉन्ग वर्ड्स होंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन phonological loop has been studied is by determining what happens when its operation is disrupted। अगर इसके ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर दिया जाए तब क्या नतीजा निकलेगा। तो पर्सन को ये कहा गया कि आपने रिहर्स नहीं करना आइटम्स को। ठीक है। आपने जो आपको साउंड सुनाई गई है वो आपने उसको रिहर्सल नहीं करना, उसको याद भी रखना, लेकिन आपने दा 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 बोलते रहना है। तो जो रेपिटेशन ऑफ इररेलेवेंट साउंड थी, वो उसका जो रिजल्ट था उसका क्या निकला कि उसने मेमोरी को रिड्यूस कर दिया। ठीक है। क्योंकि वो स्पीकिंग जो भी दादा कर रहे थे वो इंटरफेयर कर रही थी उनकी रिहर्सल के साथ, तो इसको आर्टिकुलेटरी सप्रेशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ड लेंथ अफेक्ट, अब जब हमने वर्ड लेंथ अफेक्ट की बात की थी कि अगर शॉर्ट वर्ड होंगे तो आप ज्यादा अच्छे से उसको रिहर्स कर पाएंगे, लेकिन जब आर्टिकुलेटरी सप्रेशन आ जाती है तो वो वर्ड चाहे छोटे हों या बड़े हों, ठीक है, अब वो आपको याद नहीं रहते, उसमें अगर कोई भी किसी किस्म की सप्रेशन आ जाती है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर।